अनन्या एस क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। दोस्तों, इसमें इस श्रृंखला में भी हम दोस्तों बेसिक से लेकर के चलेंगे, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाएगा। हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट को आप लोगों को बताया जाएगा। और जहाँ पर भी आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपकी परेशानी मुझे भी पता चल सके और आपके परेशानी को शायद हम सुलझा सकें। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हम शुरू कर चुके हैं गणित का, मैथ का, और आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड भी डाल दिया गया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसा कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं दोस्तों कि दूध से दही का बनना, दूध का फटना, या ये लोहे को आर्द्र वायु में जब खुले छोड़ देते हैं तो उस पर जंग का लगना, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन है जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। यानी कि देखिए, ये सारा जो दोस्तों दूध से दही बन रहा है, लोहे पे जंग लग रहा है, चावल से भात बन जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले चावल था, अब क्या बन जा रहा है? भात बन जा रहा है। यानी कि अपने मूल अवस्था को छोड़ के किसी अन्य अवस्था में आ जा रहा है। तो इस तरह के परिवर्तन को दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें जो क्रिया हो रही है दोस्तों उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए, कहता है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों कहा गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलके भिन्न गुण वाले, यानी कि जो मूल अवस्था में गुण है वो गुण वाला पदार्थ नहीं, किसी भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, चाहे वो पदार्थ एक हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, कहता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रोडक्ट या प्रतिफल कहलाते हैं। यानी कि पहले तो कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो उसको अभिकारक बोले। अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई नया प्रोडक्ट या प्रतिफल बनेगा, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिफल या प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया गया है, तो इसका जब रिएक्शन कराया गया तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है दोस्तों? अभिकारक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है और क्लोरीन ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। और किसी अन्य नए पदार्थ, तो नया पदार्थ क्या बन रहा है? HCl बन रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम अभिकारक कहेंगे, और जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आइए देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि यह गैस बनता है। तो जो भाग कौन ले रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये सारे सूत्र को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसमें अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड भाग ले रहा है, तो जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहेंगे। और नया पदार्थ बन करके क्या तैयार हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह हो जाएगा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद।
अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इसका गुणधर्म अलग था, कैल्शियम कार्बोनेट का गुणधर्म अलग था, कैल्शियम ऑक्साइड का गुणधर्म अलग था, लेकिन जब यह दोनों अभिक्रिया करके बनाता है तो भिन्न गुणधर्म वाला बनाता है, यानी कि अलग। ये दोनों के गुणधर्म के जैसे ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो मूल अवस्था का जो गुण रहता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो है ना, ये उसका गुणधर्म अलग हो जाता है, यानी कि मूल अवस्था के गुणधर्म से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आगे आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती है, या इस विशेषता से हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या कौन सी अभिक्रिया है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं होती है। तो आइए देखते हैं इस विशेषताएं को। जैसे कि सबसे पहली विशेषता, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ये अभिक्रिया के पश्चात गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जिंक को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गैस की उत्पत्ति होती है, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। उसी तरह जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो ये यानी कि ये पहली विशेषता हो गई रासायनिक अभिक्रिया की, गैस की उत्पत्ति। दूसरी विशेषता क्या है? नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों अवक्षेप का बनना। यह भी एक विशेषता है। अवक्षेप होता है एक ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है दोस्तों। जैसे कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एक सिल्वर क्लोराइड बनता है और दूसरा सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड ये सिल्वर क्लोराइड जो बनता है दोस्तों, यह एक ठोस पदार्थ रहता है जो दही जैसा सफ़ेद होता है दोस्तों। कैसा रहता है? दही जैसा सफ़ेद। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अवक्षेप का उदाहरण दीजिए कि अवक्षेप क्या है। तो दोस्तों बताना है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप एक ठोस पदार्थ बनता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड जो दही जैसा सफ़ेद रहता है वो बनता है। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। यह भी दोस्तों वाइट उजला सफ़ेद होता है। तो यह भी कैसा होता है? ठोस ही होता है। तो यह भी एक विशेषता हो गया, यानी कि अवक्षेप का बनना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठोस पदार्थ का बनना। तीसरा आ जाता है दोस्तों रंग परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारा अभिक्रिया ऐसा होता है दोस्तों जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है दोस्तों रंग परिवर्तन होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पहला कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को यानी कि KMnO4 को, इसमें ये होता है बैंगनी कलर का दोस्तों। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। इसको जब दोस्तों इसमें नींबू का रस थोड़ा थोड़ा डाला जाता है तो इसका रंग जो है ये बैंगनी रहता है, तो इसका रंग गायब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा डालने पे इसका रंग गायब हो जाता है। तो यह क्या हो जा रहा है? रंग का परिवर्तन हो जा रहा है। पहले कैसा था? बैंगनी था, अब कैसा हो जा रहा है? पूरे एकदम रंग ही गायब हो जा रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह दोस्तों यह ऑरेंज कलर का रहता है। कैसा रहता है? ऑरेंज कलर का। इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड को डाला जाता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन को डाला जाता है तो यह ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? ग्रीन, यानी कि हरा हो जाता है। देखिए पहले कैसा था? ऑरेंज था, अब कैसा हो जा रहा है? ग्रीन हो जा रहा है। तो ये सारा का सारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रंग परिवर्तन का। यानी कि विशेषता क्या हो गया? गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन। इसको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। इसमें जब नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा डाला जाता है तो रंग गायब हो जाता है। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2CrO7 का रंग कैसा होता है? ऑरेंज, यानी कि नारंगी होता है। इसमें
ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है दोस्तों। जब सल्फर डाइऑक्साइड को डाला जाता है या इसमें ये डाला जाता है तो ऑरेंज कलर कैसा परिवर्तन हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। आगे आइए दोस्तों, आगे है दोस्तों ताप में परिवर्तन। ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे दो चीज़ का डिफिनीशन यहाँ से निकल के आता है, एक उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माशोषी। जैसे कि यदि कली चूना क्विकलैम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना कहता है यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है, अतः यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। सभी के घर में दोस्तों कभी आप लोगों में से कोई कभी ना कभी जरूर, जैसे दीपावली का दिन आता है तो घर का पुताई करने के लिए क्या करते हैं, दुकान से चूना लाते हैं। जब चूना को पानी में डाला जाता है तो कैसा देखते हैं आप, उसमें उष्मा निकल, वो पानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वही वो जो रहता है बिना बुझा हुआ चूना रहता है, जब उसको पानी में डाला जाता है या पानी उसमें डाला जाता है तो क्या उससे उष्मा उत्पन्न होती है और वो इस प्रकार उसका ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ताप अधिक बढ़ जाता है तो इस तरह की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या कहना है कि अभिक्रिया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है, जब कार्बन ऑक्साइड में या उस पर जल में डाला जाता है तो उससे क्या निकलता है, उष्मा उत्पन्न होता है। अब इसके विपरीत भी होता है दोस्तों, इसमें तो उष्मा निकल रहा था, अब इसके विपरीत क्या होता है, एक परख नली में ट्यूब जो आता है, ये शीशा का ट्यूब आता है, उसमें कहता है एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एवं वाटर बनते हैं। कहता है कि एक परख नली लीजिए, उसमें आप अमोनियम क्लोराइड को डालिए और बेरियम हाइड्रोक्साइड को, दोनों के विलयन को मिला दीजिए। जब मिलाइएगा तो एक आपको ये बनेगा बेरियम क्लोराइड और दूसरा बनेगा आपका अमोनिया और तीसरा बनेगा आपका जल। अमोनिया का NH3, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है NH3। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। जैसे कि ऊपर क्या हो रहा था, ताप बढ़ जा रहा था, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को डाला जाता था तो उष्मा उत्पन्न होने लगती थी और एकाएक ताप बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ताप, अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, यानी कि ये यहाँ पे उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण, अवशोषित हो रहा है, यहाँ पे उष्मा को शोषित किया जा रहा है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि जिसमें उष्मा का निर्माण होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया और जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उष्माशोषी के अभिक्रिया को यहाँ पे देखिए हम ये इस एग्जाम्पल से दर्शा सकते हैं। जैसे NH4Cl यानी कि ये अमोनियम क्लोराइड को जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है। इसमें क्या होता है, यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये उष्माशोषी का अगर ये डिफिनीशन पूछता है तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को। अगला आ जाता है, नेक्स्ट विशेषता आ जाता है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों अवस्था में तो परिवर्तन होना ही है, तो ये तो एक विशेषता ही है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन को कैसे देखते हैं, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है, जो मोम रहता है वो कुछ द्रवित हो जाए यानी कि लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलते रहता है। कुछ देखते होंगे कि पिघल करके वो लिक्विड बन जाता है और कुछ जलते रहता है। वो जो जलते रहता है वो वाष्प में, वेपर में परिवर्तित होकर वह जलते रहता है। यानी कि ठोस मोम को जब जलाते हैं तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में,
द्रव और गैस में। द्रव में क्या है H2O और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह क्या हो गया अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कितना ये विशेषता हो गया। ऐसे तो दोस्तों विशेषता बहुत सारी होती है, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, ये रंग में परिवर्तन, और चौथा क्या ताप में परिवर्तन, और पांचवा अवस्था में परिवर्तन। तो इसको दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे आ जाता है रासायनिक समीकरण। दोस्तों जैसे कि हम बताए हैं कि पूरे बेसिक से लेकर के चलेंगे, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब ये रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे कि अब मान के चलिए हम यहाँ पे अभिक्रिया कराए हैं, अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराए हैं। तो अब अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से लिखने पे कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उतना बड़ा अगर लिखते हैं तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त में लिखना, उसको एक संकेत में लिखना। तो उसी तरह वह इसीलिए वह कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस पदार्थ को संकेत या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर शब्द में लिखते हैं तो वो तो संक्षिप्त नहीं हुआ। संक्षिप्त मेरा हाइड्रोजन का H2 होता है और क्लोरीन का Cl2। तो इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, निकलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये मेरा क्या निकल के, ये मेरा क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो यानी कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है और जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसका संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, चाहे वो संकेत के रूप में हो सकता है या सूत्रों की सहायता से। अब देखिए रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम होता है दोस्तों। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है कि पहला नियम आ जाता है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि कहा जाता है जो अभिक्रिया में अभिकारक होता है उसको किधर लिखा जाता है, उसको बाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण की बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जैसे अब मान के चलिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, तो यह ये दोनों भाग ले रहा है, तो इसको किधर लिखा जा रहा है, इसको बाईं ओर लिखा जा रहा है। उसके बाद कहता है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह देखिए, यह अभिकारक हो गया, दो अभिकारक है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो इसके बीच क्या दिया गया है, धन चिन्ह दिया गया, यानी कि पॉजिटिव साइन दिया गया है। तीसरा कहता है अभिक्रिया के प्रतिफलों यानी कि प्रोडक्ट जो होता है उत्पाद, उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसको किधर लिखा गया, दाईं ओर लिखा गया, और जबकि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद कहता है प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है, वही पॉजिटिव दिया जाता है। यानी कि जो प्रतिफल प्रोडक्ट होता है उसके बीच में भी क्या दिया जाता है, पॉजिटिव साइन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। यानी कि जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक, ये देखिए यह अभिकारक हो गया और यह उत्पाद हो गया, तो ये दोनों के मध्य एक तीर चिन्ह दिया जाता है, और यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। जैसे कि यह एक एग्जांपल ले लिए, A प्लस बी क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और C प्लस डी क्या हो गया, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो गया। इसमें इस रासायनिक समीकरणों में A और B अभिकारक हैं, यानी कि A और B क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट्स हैं, जबकि C और D
प्रतिफल प्रोडक्ट्स हैं। ये सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। और तीर चिन्ह क्या बता रहा है? तीर चिन्ह यह बताता है कि ए और बी की अभिक्रिया के फलस्वरूप सी और डी बन रहे, यानी कि ए और बी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? सी और डी की उत्पत्ति हो रही, यानी कि सी डी उत्पाद बन रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इस तरह से उसके बाद कल ही पढ़ा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। इस तरह दोस्तों आपके हर एक बेसिक से लेकर के पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बस आप लोग हमें सहायता ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।